हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे। शेक्सपियर जो कि आपके टीजीटी पीजीटी में भी हैं और जीआईसी में भी हैं आपके, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इनकी फुल बायोग्राफी इनके वर्क्स को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके वर्क्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपके लिए टीजीटी पीजीटी जीआईसी तीनों के पर्पज़ से आपके लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है, क्योंकि आपके लिए तीनों में ही आपको ये शेक्सपियर जो है हमारे लगे हुए हैं। स्टार्टिंग से आपको सारा टीजीटी और पीजीटी को सब कवर करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए फिर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, चलिए देखते हैं। William Shakespeare is the greatest dramatist poet in English literature. He is often called the Bard of Avon. William Shakespeare को क्या कहा जाता है? Bard of Avon कहा जाता है। The Bard of Avon and National Poet of England कहते हैं। ओके, नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड किसको कहा जाता है? हमारे शेक्सपियर को। ओके, इनके जो वर्क्स हैं, इनकी रचनाएं मानव जीवन के हर पहलू को दिखाती हैं। प्रेम, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, सत्ता, नैतिकता और दुख का गहरा आपको चित्रण करती हैं। तो चलिए आज इनको हम पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। बर्थ एंड अर्ली लाइफ देख लेते हैं। बॉर्न इनका जन्म कब हुआ? 23 अप्रैल 1564 में इनका बर्थ हुआ है। ये डेट इनकी बर्थ कोई एग्जैक्ट नहीं पता है, बट इनकी बैप्टाइज्ड डेट जो है 26 अप्रैल की है। बैप्टाइज क्या हो जाता है? नामकरण वगैरह होता था, वो हो गया। तो उसी के बेस में इनकी जो है ये डेट ये यहाँ पर मानी जाती है कि 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था शेक्सपियर का। ओके, 1564 को। कहाँ पर हुआ था? स्टार्ट अपॉन एवॉन, इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। ओके, फादर इनके जॉन शेक्सपियर थे। फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था। इनके पिता जो है जॉन शेक्सपियर एक ग्लव्स मेकर थे एंड लेदर का काम करते थे, लेदर मर्चेंट थे, और बाद में ये स्टार्टफोर्ड के मेयर भी बने हैं। ओके, इनकी मदर कौन थी? मैरी आर्डन। फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, एक वेल्दी फैमिली से, समृद्ध परिवार से थी इनकी मदर। तो मदर का फादर का नाम ध्यान रखना है, फादर जॉन शेक्सपियर एंड मदर इनकी हो गई मैरी आर्डन, ये याद रखिएगा। ओके, शेक्सपियर रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट स्टार्टफोर्ड ग्रामर स्कूल। शेक्सपियर जो है अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से उन्होंने ली है? ग्रामर स्कूल था, स्टार्टफोर्ड के ग्रामर स्कूल से इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन की है, जहाँ पर इन्होंने लैटिन, ग्रीक, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड रिटोरिक जो है लैंग्वेजेस वगैरह सीखी यहाँ पर इन्होंने। ओके, तो दो ही डिड नॉट अटेंड यूनिवर्सिटी, उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन की है। हिज वर्क्स वाज वास्ट नॉलेज ऑफ क्लासिकल लर्निंग। शेक्सपियर ने कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं ली है, फिर भी उनकी रचनाओं में एक गहरा क्लासिकल नॉलेज हमें दिखाई देता है। ओके, तो ये इनके फादर एंड मदर बर्थ हो गया, एजुकेशन हो गई। मैरिज लाइफ इनकी देख लीजिए। मैरिज इनकी हुई है 1582 में, मैथवे के साथ इनकी मैरिज हुई है। चिल्ड्रन इनके कितने थे? इनके 3 चिल्ड्रंस। सुसैना जो है इनकी बड़ी बेटी हो गई। ट्विंस, इनके 2 ट्विंस हुए थे, हैमलेट एंड जूडियथ। हैमलेट डाइड एट द एज ऑफ 11 की एज में जो हैमलेट जो बेटा था वो उसकी डेथ हो जाती है। जुड़वा थे आपके हैमलेट एंड जूडियथ। हैमलेट की जो मृत्यु है वो 11 वर्ष की आयु में हो जाती है। डीपली अफेक्टेड शेक्सपियर एंड रिफ्लेक्टेड इन हिज ट्रेजिक राइटिंग्स। और ये हैमलेट की जो मृत्यु हुई है ये शेक्सपियर की जो महान ट्रेजेडीज हैं उसमें हमें ट्रेजिक राइटिंग में ही दिखाई देता है। ओके, तो ये थी इनकी मैरिज लाइफ एंड फैमिली। लॉस्ट ईयर्स, शेक्सपियर की जब बेटे की डेथ हो जाती है तो इनके कुछ ईयर्स लॉस्ट ईयर कहलाते हैं। 7 ईयर्स जो इनके रहते हैं वो लॉस्ट ईयर्स कहलाते हैं, 1585 टू 1592। 7 ईयर्स जो हैं ये शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स माने जाते हैं। दिस पीरियड इज शेक्सपियर्स लाइफ हैज़ नो क्लियर रिकॉर्ड्स, कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। स्कॉलर बिलीव डैट ही वर्कड एज अ स्कूल टीचर। स्कॉलर बिलीव करते हैं कि वो स्कूल टीचर बन गए थे और ज्वाइनिंग अ ट्रैवलिंग थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, और लिव्ड इन लंदन प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ एज एन एक्टर एंड प्ले राइट। अपने आप लंदन में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे एक्टर एंड प्ले राइट के उसमें। तो और एक इंसिडेंट और होता है यहाँ पर, इंसिडेंट रहता है, डियर की पोचिंग होती है यहाँ पर। सर थॉमस लूसी की स्टेट की राज से उन्होंने डियर की पोचिंग की थी, तो जिसके कारण उन्हें स्टार्टफोर्ड छोड़ना पड़ा। तो ये कारण ये भी दिखाते हैं, बट कहीं पे ऐसा दिखाया नहीं गया है, बट कई बायोग्राफर ने इसको मेंशन किया है। एक कारण ये भी दिखाया जाता है, दिस इंसिडेंट इज ऑफन कंसीडर्ड द टर्निंग पॉइंट इन शेक्सपियर। से ये जो इंसिडेंट है ये टर्निंग पॉइंट साबित होता है उनकी लाइफ में। जो 7 ईयर्स इनका लॉस्ट ईयर्स रहते हैं
ओके। तो इसके बाद वो लंदन चले जाते हैं। इस घटना के बाद ये इनका टर्निंग पॉइंट रहता है। इसके बाद वो लंदन चले जाते हैं। फिर उनकी देखते हैं लंदन पीरियड में क्या इनका कैरियर रहता है। लंदन पीरियड में शेक्सपियर मूव टू लंदन अराउंड 1590 एंड बिगैन हिज कैरियर एज एक्टर प्ले राइट। वो कब गए? 1590 में वो लंदन चले जाते हैं, जो 7 ईयर्स इनके लॉस्ट ईयर थे। वहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया एक्टर से, प्ले राइट से। इन्होंने अपना कैरियर को स्टार्ट किया वहाँ पर। 1590 में शेक्सपियर लंदन पहुंचे और वहाँ पर एक्टर और प्ले राइट और थिएटर कंपनी के वहाँ पर शेयर होल्डर भी बन गए वो। ओके, इन लंदन चैम्बरलैंड्स में भी वो एक शेयर होल्डर भी बन गए। लेटर इस कंपनी का नाम हो जाता है किंग्समैन कंपनी। ओके, ये जो आपकी कंपनी है लॉर्ड चैम्बरलैंड्स जो आपकी ये कंपनी है, बाद में ये आपके लेटर किंग्समैन के नाम से हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब आपकी एलिजाबेथ के बाद जब जॉन फर्स्ट गद्दी पे आए तो उन्होंने इस कंपनी को नाम चेंज करके किंग्समैन कर दिया गया। उनके अकॉर्डिंग होने लगा तो फिर वो नाम चेंज हो गया था। ओके, प्लेस फॉर उन्होंने जो प्लेस लिखे वो द ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर और ब्लैक फ्रायर्स थिएटर के लिए उन्होंने अपने नाटक को लिखे। ग्लोब थिएटर जो कि जहाँ पर वे खुद भी शेयर होल्डर थे। ओके, हिज पॉपुलैरिटी ग्रू रैपिडली एंड बिकेम मोस्ट सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट इन हिज लाइफ। इनकी इस समय तक वो अपने युग के एक सफल ड्रामेटिस्ट बन चुके थे। ओके, रिटर्न टू स्टार्टफोर्ड एंड डेथ। फिर जब इसके बाद वहाँ पर वो जब ड्रामेटिस्ट वगैरह हो गए तो बाद में वो स्टार्टफोर्ड लौट आते। कब आते हैं? 1613 के अराउंड ये आपके स्टार्टफोर्ड लौट आते हैं। एंड डाइड 23 अप्रैल 1660 23 अप्रैल को ही इनकी डेथ हो जाती है। इनकी बर्थ एंड डेथ की तारीख दोनों एक ही है। ओके, बरीड एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन। इनको बरीड कहाँ किया गया? होली ट्रिनिटी चर्च में, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन में इनको बरीड किया गया। शेक्सपियर का एपिटैफ देख लीजिए। शेक्सपियर का एपिटैफ पूछा जाता है। ओके, ये ध्यान रखना होगा इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है। इंस्क्राइब्ड ऑन हिज ग्रेव एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन। ट्रिनिटी चर्च पर जो ग्रेव है उस पर ये आपके इंस्क्राइब्ड है। क्या है? Good friend, for Jesus' sake, forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be the that moves by bones. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मेरे प्रिय मित्रों, आपको जीसस ईसा मसीह के नाम पर वो विनती करते हैं, डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, जो यहाँ पर दबी हुई इस मिट्टी को ना खोदो। ब्लेस्ड बी द मैन डैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही डैट मूव्स माई बोन्स। उसको ईसा मसीह जो है, जीसस जो है, ब्लेस्ड करेंगे। धन्य होगा वह व्यक्ति जो इन पत्थरों को वैसे ही रहने देगा। उसको ईसा मसीह ब्लेस्ड करेंगे। एंड कस्ड बी ही डैट मूव्स माई बोन्स, और उनको श्रापित करेंगे, कस्ड करेंगे जो मेरी अस्थियों को यहाँ से हिलाएगा। तो ये इनके आपके ग्रेव में लिखा है, इंस्क्राइब्ड है। और उस समय इंग्लैंड में ये प्रथा थी कि कुछ वर्षों के बाद कब्रों से अस्थियां हटाकर दूसरी जगह रख दी जाती थी। शेक्सपियर जो इन सब चीज़ों से, इस स्थिति से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये आपकी एक एपिटैफ आपका लिखवाया था। ओके, कहा था। तो इन लाइनों में शेक्सपियर ने लोगों से आग्रह किया कि उनकी कब्र को ना खोदा जाए और उनकी अस्थियों को छेड़ा ना जाए। तो ये था इनकी एपिटैफ। ओके, नेक्स्ट है शेक्सपियर्स 4 फेजेस अकॉर्डिंग W.J. लॉन्ग। W.J. लॉन्ग के अकॉर्डिंग शेक्सपियर की 4 फेजेस कई राइटर्स ने उनको डिवाइड किया है। तो यहाँ हम W.J. लॉन्ग का डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू W.J. लॉन्ग, शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। 4 डिस्टिंक्ट फेजेस दिखाए गए हैं, बताए इन्होंने W.J. लॉन्ग ने। And phases showing gradually artistic development from imitation and experimentation and maturity and philosophical calm. तो लॉन्ग ने जो है उनके 4 फेज दिखाए हैं, 4 चरण बताए हैं जो उनकी लाइफ के जो आर्टिस्टिक डेवलपमेंट दिखाए हैं, फ्रॉम इमिटेशन एंड एक्सपेरिमेंटल एंड मैच्योरिटी एंड फिलोसफिकल एंड काम। तो ये दिखाए हैं 4 फेजेस। तो उनका फर्स्ट फेज था अकॉर्डिंग टू W.J. लॉन्ग, फेज़ 1 को क्या कहा है? अर्ली एक्सपेरिमेंटल पीरियड, जो आपका 1590 to 1595 तक का रहा है। पीरियड ऑफ इमिटेशन क्या था इनका? ये पीरियड ऑफ इमिटेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? इन्फ्लुएंसेस ऑफ क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी राइटर्स। क्लासिकल एंड इनके ऊपर जो है कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उनके समय के, एंड क्लासिकल राइटर्स का उसका प्रभाव दिखता है। यूज़ ऑफ राइम एंड आर्टिफिशियल स्टाइल, भाषा आर्टिफिशियल स्टाइल का यूज़ किया है, राइम का अधिक प्रयोग किया है। इस समय इन्होंने लेस डेप्थ इन कैरेक्टराइजेशन
कैरेक्टराइजेशन में कोई ज़्यादा इनका गहरा प्रभाव नहीं था, जो कैरेक्टराइजेशन पर इनकी डेप्थ बहुत अच्छी नहीं थी। फोकस ऑन लव विट एंड ह्यूमर, फोकस किस पे था? लव विट एंड ह्यूमर पर। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी। इनका पीरियड ऑफ इमिटेशन जिसको हम कहेंगे, इस चरण में शेक्सपियर अन्य लेखकों का यहाँ पर अनुकरण कर रहे थे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट वर्क्स कौन थे इनके फर्स्ट फेज में जो आए हैं? लव लेवर लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा, रिचर्ड थर्ड, हेनरी सिक्स, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इनके फर्स्ट फेज के वर्क्स हैं। ओके, तो दिस फेज शोज शेक्सपियर एज अ लर्नर एंड इमिटेटर। ये जो फेज है शेक्सपियर का लर्नर और इमिटेटर के रूप में आता है सामने। ओके, तो इस चरण में शेक्सपियर अन्य लेखकों का यहाँ पर अनुकरण करते हैं। ओके, नेक्स्ट फेज है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाई गई पीरियड ऑफ 95 टू 1600, 95 से 1600 का पीरियड इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कहा गया है। पीरियड ऑफ ग्रोथ जिसको कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इम्प्रूव ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में इनका इम्प्रूव हुआ है, एक सशक्त स्ट्रक्चर दिखाया, मोर नेचुरल डायलॉग दिखाया, प्राकृतिक संवाद हो गया इसमें, रोमांटिक स्पिरिट एंड जॉयफुल टोन था, रोमांटिक एंड आनंदपूर्ण वातावरण इन्होंने बनाया, बैलेंस्ड कैरेक्टराइजेशन, और बैलेंस इनकी कैरेक्टराइजेशन में भी बैलेंस रहा है। इस चरण में से ये इंप्रूवमेंट हो गया, ग्रोथ था इनका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये इनका फेज था। इस फेज में इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं? मिड समर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, 12 नाइट, हेनरी फोर्थ, पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, हेनरी फिफ्थ। इस फेज में इन्होंने कॉमेडी और हिस्ट्री प्लेज अपने शिखर पर पहुंचाएं। ओके, तो हिस्ट्री प्लेज एंड कॉमेडी हमें इनके सेकेंड फेज में नजर आई। कॉमेडी एंड हिस्ट्री रीच आर्टिस्टिक परफेक्शन एंड फेज in this phase comedy and history plays reach artistic perfection. Okay, next phase third है period of gloom and tragedies. Period of gloom and tragedies 1600 to 1608 tragic पीरियड था ये इनका। कैरेक्टरिस्टिक क्या? डार्क टोन एंड पेसिमिज्म था दिखाया गया, निराशावादी दृष्टिकोण भी इसमें दिखी, डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट, गहरी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ दिखाई देता है, स्टडी ऑफ इविल, गिल्ट, एम्बिशन एंड सफरिंग्स, एम्बिशन और गिल्ट एविल का यहाँ पर स्टडी किया दिखाया उन्होंने। ओके, पावर, सॉलिलिटीज, पावरफुल यहाँ पर हमें सॉलिलिटीज अच्छी से देखने को मिली, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। क्या था? ग्लूम एंड ग्रेट ट्रेजेडीज थी, निराशावादी भी यहाँ पर इनको दिखाए गए हैं प्ले। तो यहाँ पर इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से थे? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, जूलियस सीजर, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ और ग्रेट ट्रेजेडीज। ग्रेट ट्रेजेडीज जो उनकी 4 जो ग्रेट ट्रेजेडीज आई हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये चारों जो है आपकी थर्ड फेज में आई है इनकी। ओके, याद रखिएगा ये चारों। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज का था ये इनका। इसमें जीवन की निराशा, दुख और मनोवैज्ञानिक संघर्ष दिखाई देता है। तो ये फेज थर्ड जो है ये इनका सबसे महत्वपूर्ण चरण रहा है। जीवन की निराशा, दुख और मनोवैज्ञानिक संघर्ष भी दिखाई देते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट रहा है ये। फोर्थ है जो पीरियड ऑफ रिकन्सिलेशन जिसको कहा गया है 1608 टू 1616। तो ये आपका रोमांटिक ट्रैगी कॉमेडी पीरियड, कॉमिक पीरियड था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टोन ऑफ फॉरगिवनेस एंड हारमनी। ओके, टोन ऑफ फॉरगिवनेस एंड हारमनी, इसमें हमें इनका कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है। यूज़ ऑफ मैजिक म्यूजिक एंड फैंटेसी, मैजिक म्यूजिक एंड फैंटेसी का यूज़ दिखाई दिया। रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर, काम एंड फिलोसफिकल आउटलुक। तो इसमें आपको क्षमा और सामंजस्य, जादू, संगीत और कल्पनाएं, शांत और दार्शनिक दृष्टिकोण, इस तरह की चीज़ें दिखाई दी गई इस चरण में। शेक्सपियर को मानसिक शांति और परिपक्वता दर्शाता है ये आपका। ओके, मैच्योरिटी दिखाता है। ओके, मैच्योर पीरियड कहा गया है जिसको शेक्सपियर का। तो इस अंतिम चरण में शेक्सपियर के नाटकों में क्षमा, शांति और रिकन्सिलिएशन दिखाई देती है। ओके, तो ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मेजर वर्क्स कौन से आए हैं इनके लास्ट फेज में? द टेम्पेस्ट जो कि था, द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, सिम्बेलाइन, पेरिकल्स। तो ये इनके मेन वर्क्स जो आपके लास्ट फेज में आए थे। दिस पेज रिफ्लेक्ट शेक्सपियर इनर पीस एंड इमेच्योरिटी। ये फेज जो है शेक्सपियर की इनर पीस, आंतरिक शांति और मैच्योरिटी का पीरियड था। ओके, फोर्थ ये आपके अकॉर्डिंग टू WJ लॉन्ग के अकॉर्डिंग थे ये थे। अब नेक्स्ट है इनका शेक्सपियर्स वर्क डिटेल्ड क्लासिफिकेशन। शेक्सपियर के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनका हम देख लेते हैं, शेक्सपियर के कौन कौन से मेन वर्क्स थे। ओके, फिर के हमें 37 प्लेस देखने को मिलते हैं और 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हमें देखने को मिलती हैं। ओके, ट्रेजेडी, पहले इनका हम ट्रेजेडी देख लेते हैं। ओके,
Tragedy deal with the fall of great characteristic due to Hamartia tragic flaw. ग्रेट कैरेक्टर्स थे उनके जो पतन हुए, उनके ट्रेजिक फ्लॉ के कारण होता है, वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, क्या ट्रेजिक फ्लॉ भी रहा है। क्या हमेशा को भी हमने यहाँ दिखा दिया है कि क्या मेन कारण रहा है, ट्रेजिक फ्लॉ क्या रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हैमलेट। हैमलेट की थीम क्या थी? इंडिसीजन, रिवेंज, अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी थी। जिसको ट्रेजिक फ्लॉ हैमलेट का हुआ है वो उसका इंडिसिजिवनेस होना था। ओके, रिवेंज यही इसका मेन आपका ट्रेजिक फ्लॉ था। मैकबेथ का थीम क्या थी? एम्बिशन, पावर, गिल्ट, यही इसका एम्बिशन जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था मैकबेथ, वो आपकी मेन इसकी थीम हो जाती है। ओथेलो की थीम जेलसी और बिट्रियल। ओथेलो जो है जेलसी का शिकार हो जाता है, तो बिट्रियल, धोखाधड़ी दिखाया गया है, जो कि यागो का ही पूरा षड्यंत्र रचता है। तो आपका यहाँ पर थीम जेलसी एंड बिट्रियल हो जाएगा। किंग लियर की थीम फिलियल इनग्रेटिट्यूड, मैडनेस, तो यही इसकी थी। फिलियल इनग्रेटिट्यूड, फ्लैटरी हो गई, इसको फ्लैटरी बहुत किंग लियर को पसंद थी, तो यही चीज़ था कि जो इनग्रेटिट्यूड हो गया, अपने बेटी प्रधान हो गया जिसने फ्लैटरी की, उसी से बाद में धोखा मिलता है, तो यही इसकी थीम हो गई। जूलियस सीजर थीम पॉलिटिक्स एंड एम्बिशन हो गया आपका। पॉलिटिक्स एंड एम्बिशन जो है आपकी जूलियस सीजर की हो गई। एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा एंड रोमियो एंड जूलियट की थीम लव एंड फेट, जो कि रोमियो एंड जूलियट में फेट एंड लव को दिखाते हैं, ये इसकी मेन थीम हो गई। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कॉमेडी। जो उनकी कॉमेडी है मेन शेक्सपियर की, विच फोकस ऑन लव, मैरिज, ह्यूमर, डिस्गाइज एंड हैप्पी एंडिंग। इंपॉर्टेंट कॉमेडीज देख लीजिए, जो कॉमेडीज़ हैं मेन फोकस की गई हैं लव, मैरिज, डिस्गाइज, भेस बदलना एंड हैप्पी एंडिंग को दिखाती हैं। एज यू लाइक इट है, 12 नाइट है। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, कोटेशंस वगैरह भी आगे हम देखेंगे। तो एज यू लाइक इट हो गई, 12 नाइट हो गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस थीम इसकी जस्टिस एंड वर्सेस मर्सी हो गई आपकी, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। ओके, जस्टिस वर्सेस मर्सी। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, फैंटेसी एंड रोमांस, ये इसकी थीम हो गई मिडसमर नाइट की आपकी। ओके, फैंटेसी एंड रोमांस। मच एडो अबाउट नथिंग, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो ये इनके कॉमेडीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट इनका सेक्शन है हिस्ट्री प्लेस। कौन कौन से हैं? हिस्ट्री प्लेस डील विद इंग्लिश किंग्स एंड नेशनल हिस्ट्री। नेशनल हिस्ट्री और इंग्लिश किंग्स को दिखाते हैं। इनके हिस्ट्री प्लेस, मेजर हिस्ट्री प्लेस कौन से हैं? रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट सेकेंड, हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड, किंग जॉन, ये इनकी मेन हिस्ट्री प्लेस है। डी सेक्शन है इनका रोमांसेज एंड ट्रैगी कॉमेडीज। लास्ट फेज जो इनका था, दीज प्लेज मिक्स ट्रेजेडी एंड कॉमेडी एंडिंग इन फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन। द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, ये इनके लास्ट फेज में है। ट्रैगी कॉमेडी है, रोमांसेज हैं। विंटर्स टेल, सिम्बलाइन, पैरिकल्स, तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है ये हो गई आपकी ट्रैगी कॉमेडीज। सोनेट्स शेक्सपियर के, पता है आपको 154 सोनेट्स लिखे हैं शेक्सपियर ने। पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थोरोप। थॉमस थोरोप के द्वारा ये आपके पब्लिश हुए हैं 1609 में 154 सोनेट जो हैं। डेडिकेशन टू WH को, जो कि डेडिकेट किए गए हैं आपके। ओके, स्ट्रक्चर क्या था इनका? 3 क्वार्टेंस, 1 कपलेट, राइमिंग स्कीम AB CD CD हो जाएगा। CD ये गलत लिख गया है कुछ, AB CD EF GG, तो यहाँ पर CD यहाँ पे होगा AB CD EF ये शेक्सपियर सोनेट की राइमिंग स्कीम है। ओके, इसको इंग्लिश सोनेट भी कहेंगे। ओके, इनके जो 154 सोनेट्स हैं किसको एड्रेस किए गए? सोनेट 1 to 126 जो सोनेट हैं ये एड्रेस टू फेयर यूथ। फेयर यूथ को आपको याद रखिएगा, को पूछ लिया जाता है किसको है डेडिकेट, तो ये 1 से लेके 126 आप फेयर यूथ को डेडिकेटेड है। एंड 127 से 152 आपको एड्रेस टू द डार्क लेडी के, डार्क लेडी को है ए मिस्टीरियस वुमेन। ओके, तो ये डार्क लेडी को आपके डेडिकेटेड है 127 to 152। और 2 सोनेट जो है 153 154 एलिगरीज ऑफ क्यूपिड गॉड को डेडिकेट किए गए हैं। ओके, तो ये याद रखिए गए, पूछ भी लेते हैं एग्जाम में। थीम इसकी लव है। सोनेट्स की जो इनकी थीम क्या है? लव, ब्यूटी, टाइम, इमॉर्टैलिटी, ये इनकी मेन थीम है इनके सोनेट्स की। ओके, शेक्सपियर्स लैंग्वेज एंड स्टाइल देख लीजिए। शेक्सपियर ने क्या लैंग्वेज एंड स्टाइल को यूज़ किया? ब्लैंक वर्ड्स है, आइम्बिक पेंटामीटर में है, रिच इमेजरी एंड सिम्बॉलिज्म का यूज़ करते हैं। सॉलिलिकी रिवील्स इनर माइंड ऑफ कैरेक्टर, सॉलिलिकी का यूज़ बहुत अच्छे से किया है हमारे शेक्सपियर ने। यूनिवर्सल थीम्स रहती है एंड पावरफुल कैरेक्टराइजेशन, इमेजरी रहती है, यूनिवर्सल थीम्स रहती हैं एंड पावरफुल कैरेक्टराइजेशन रहता है इनके, हमें वर्क्स में देखने को मिलता है। लैंग्वेज एंड स्टाइल ये हो गई इनकी।
तो ये थे हमारे शेक्सपियर। आई होप हमने इनके सारे पॉइंट्स इनकी लाइफ से क्लियर कर लिए और इनके वर्क्स भी जो हैं हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनको हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी एलटी के एग्ज़ाम के पहले भी काफ़ी वर्क्स डिस्कस कर चुके हैं और प्रैक्टिस भी करी हुई है, तो वो हमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट जो और वर्क है उनको डिस्कस करते चलेंगे आगे। होप सो अब आपको ये क्लियर हुए होंगे। हम ये नए सीरीज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये शेक्सपियर तो आपको टीजीटी, पीजीटी, एनजीएससी तीनों के लिए ही है। आपके लिए ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। होप सो क्लियर हुए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ वर्क्स, इनके इंपॉर्टेंट कोट्स को लेकर आएंगे। चलिए फिर, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि यही है जो हमें आपको नेक्स्ट वीडियो लाने पर मोटिवेट करते हैं। तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।